हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आलोचना से संबंधित हम अगले क्लास को आज देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक देखिएगा। प्रश्नों के माध्यम से हम आलोचना के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? निम्न में से कौन सा आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक रहे, परंतु जगदीश गुप्त ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं माने जाते हैं। ये नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक माने जाते हैं। मार्क्सवादी समीक्षक जगदीश गुप्त नहीं माने जाते हैं, बल्कि ये नई समीक्षा, ठीक है, नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक माने जाते हैं। आगे देखेंगे। किस विधा से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ था? निम्न में से किस विधा से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ था? तो नाटक विधा से। नाटक विधा से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ था। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। इसके अलावा आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु द्वारा रचित नाटक कृति को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक कृति को माना जाता है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना रही काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का नाम क्या है? काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस निम्न में से किस कवि ने लिखी है? किस रचनाकार ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताले ने। चंद्रकांत देवताले ने इस आलोचनात्मक पुस्तक की रचना की है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। चंद्रकांत देवताले की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ रहीं, जैसे हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय इत्यादि। फिर से एक बार बोल रही हूँ। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय, ये सभी कृतियाँ चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ माना है? निम्न में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने, ये सभी मार्क्सवादी आलोचक रहे, इनमें से किसने तुलसी को श्रेष्ठ माना है? तो रामविलास शर्मा जी ने तुलसी को श्रेष्ठ माना है। रामविलास शर्मा जी ने तुलसी को श्रेष्ठ माना है। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रामविलास शर्मा के कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद, एक मिनट ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी परेशानी है, इस वजह से। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना इत्यादि। ठीक है, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता रहे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, जैसे नागरी वर्णमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला,
नागरी वर्णमाला, नागरी वर्णमाला, नागरी वर्णमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके अलावा साहित्य लोचन, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। इसके अलावा भाषा रहस्य, भाषा रहस्य, ठीक है, भाषा रहस्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। नागरी वर्णमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? रामदहीन मिश्र द्वारा रचित काव्य विमर्श का प्रकाशन माना जाता है सन 1951 ईस्वी में। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। रामदहीन मिश्र की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। काव्यालोक, काव्यालोक, काव्य दर्पण, काव्य दर्पण, काव्य में अप्रस्तुत योजना, काव्य में अप्रस्तुत योजना, ये सभी जो रचनाएं हैं रामदहीन मिश्र द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न आलोचकों में से मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? निम्न आलोचकों में से, ये सभी आलोचक रहे, इनमें से कौन मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं थे? तो भगीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं रहे, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर रहे। आगे देखेंगे। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम रहा रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, या फिर कहे तो अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। पहला बोला प्रेमचंद, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रेमचंद और उनका युग, चौथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, पांचवा आस्था और सौंदर्य इत्यादि। ये सभी रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत और स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन रहे? रस सिद्धांत और स्वरूप विश्लेषण नामक ग्रंथ के लेखक रहे डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, ये सभी रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है, परंतु रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं। रीतिकाव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीतिकाव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र। निम्न में से कौन प्रखर साम्यवादी आलोचक है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रखर साम्यवादी आलोचक है, या फिर कहे तो मार्क्सवादी आलोचक है, प्रगतिवादी आलोचक है, सभी कह सकते हैं। आगे देखेंगे। शैली विज्ञान आलोचनात्मक पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? शैली विज्ञान आलोचनात्मक पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? रूप या शिल्प पर, रूप या शिल्प पर। शैली विज्ञान क्या होता है? तो जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वही शैली विज्ञान कहलाता है। जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वही शैली विज्ञान कहलाता है। शैली विज्ञान आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देता है? रूप या शिल्प पर। आगे देखते हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, ऐसा किसने कहा है? केदारनाथ छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद की जो कविताएं रहीं उसके सुमित्रानंदन पंत बताया गया है। अर्थात सुमित्रानंदन पंत एक प्रकृतिपरक रचनाकार रहे थे। तो केदारनाथ अग्रवाल को छायावाद के बाद
सुमित्रानंद पंत के समान ही एक प्रकृति परक रचनाकार माना गया है। ऐसा किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा माना है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि रहे केदारनाथ अग्रवाल। उनके प्रकृति चित्रण अर्थात उनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण को देखकर डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत की संज्ञा दी है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात निम्न में से कौन सा सही नहीं है? रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो रस सिद्धांत जो रचना है यह रामचंद्र शुक्ल का ना होकर के किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। रस सिद्धांत नगेंद्र द्वारा रचित है। रस सिद्धांत नगेंद्र द्वारा रचित है। आगे देखेंगे, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? बाबू श्याम सुंदर दास निम्न में से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं, जैसे कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, इसके अलावा हिंदी कोविद रत्नमाला, थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखवाया ये, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके अलावा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास इत्यादि। कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास इत्यादि, ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ डॉक्टर या फिर कहे तो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। आगे है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा, काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन रहे? काव्य के संबंध में यह परिभाषा किसने दिया है? तो बाबू गुलाब राय ने दिया है यह परिभाषा काव्य के संबंध में। बाबू गुलाब राय के कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ रहे, जैसे नवरस, इसके अलावा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, नवरस, इसके अलावा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श तथा सिद्धांत और अध्ययन। नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसके अलावा हिंदी नाट्य विमर्श तथा सिद्धांत और अध्ययन, ये सभी रचनाएं बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है या फिर कहे तो उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कविता के नई प्रतिमान। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कविता, ये ता लग जाएगा कवि में ता। कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है बल्कि नामवर सिंह है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं बल्कि नामवर सिंह है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके अलावा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इन तीनों के रचनाकार कौन रहे? रामविलास शर्मा जी। आगे देखेंगे, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे अधिक समर्थन किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? निम्न में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। जनांतिक किसकी रचना है? तो नेमीचंद्र जैन की। जनांतिक है नेमीचंद्र जैन द्वारा रचित। प्रेमचंद विरासत का सवाल है शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित। प्रेमचंद विरासत का सवाल किनके द्वारा रचित है? शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित है यह। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। आगे देखेंगे,
आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन रहे? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो नामवर सिंह रहे। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक रहे नामवर सिंह। नामवर सिंह जी द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद इत्यादि। ठीक है, इतिहास और आलोचना, इतिहास और अच्छा मैं इसे बोल कर ही बताऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। नामवर सिंह जी द्वारा कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद इत्यादि। आगे देखेंगे। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन रहे? हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक रहे देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी द्वारा रचित कुछ प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं जैसे ग्राम भक्ति का संदर्भ, ग्राम भक्ति का संदर्भ पहला, दूसरा है विवेक के रंग, तीसरा आलोचना और आलोचना, चौथा आलोचना का द्वंद्व इत्यादि। आगे है निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है? नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक रहे नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान के लेखक रहे नामवर सिंह। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, इसके लेखक रहे, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, इसके लेखक रहे जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त। आगे देखेंगे। कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार के लेखक रहे मलयज, कविता से साक्षात्कार के लेखक रहे मलयज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।